नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम खास बात करेंगे हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि ये इंसेफेलोपैथी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, एडवांस स्टेज पर क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंसेफेलोपैथी क्या होती है। इंसेफेलोपैथी का सीधा संबंध होता है, इंसेफेलोपैथी जहां पर भी जुड़ा होता है ये वर्ड, उसका संबंध होता है सीधा ब्रेन से। यानी कि जब ब्रेन के फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं तब उस कंडीशन को इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। इंसेफेलोपैथी से रिलेटेड जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो ब्रेन के स्ट्रक्चर डैमेज, ब्रेन के फंक्शंस एबनॉर्मल होना, जैसे कि सोचने की क्षमता में कमी आना, कंफ्यूजन होना, याददाश्त न होना, किसी को पहचानने में मुश्किल होना या सुस्त पड़ना और ये यहाँ तक कि ये कोमा की कंडीशन तक बनाती है। तो ये इंसेफेलोपैथी किन किन कारणों से हो सकता है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स है, अंडरलाइंग डिसीज जैसे कि डायबिटीज, लीवर डिसीज, किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर, कुछ मेडिसिन के कारण, साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज और हेड ट्रोमा या बर्थ कॉम्प्लिकेशन, ये कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ये इंसेफेलोपैथी का केस बनता है। तो इंसेफेलोपैथी को ट्रीट अगर कर दिया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसे ट्रीट करके छोड़ा गया तो ये एडवांस स्टेज में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो हम जान लेते हैं कि इंसेफेलोपैथी कितने टाइप का होता है। इसका पहला जो टाइप है वो है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ये एक सीवियर लीवर डिसीज की कंडीशन होती है जिसमें कि लीवर जो होता है वो ब्लड से टॉक्सिन्स जैसे कि अमोनिया को बाहर करने में फेल होने लगता है। दूसरा टाइप है क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी, सीटीई, जो कि हेड इंजरी यानी कि सर पे चोट लगने की वजह से, जो कि बार बार सर पे अगर चोट लगती है उस कारण ये इंटरनल डैमेज होने की वजह से बनता है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान अगर सर पे चोट लगती है या किसी अन्य कारण से अगर सर पे चोट लगती है तो उस कंडीशन से भी ये ब्रेन एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। तीसरा टाइप है हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, जो कि ब्रेन में ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी के कारण होता है, जो कि ज्यादातर बर्थ के समय भी देखा जाता है। चौथा टाइप है वर्निक इंसेफेलोपैथी, जो कि विटामिन बी वन की लगातार कमी बनी रहने के कारण ये ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर देता है और इस कारण से ये इंसेफेलोपैथी होती है। विटामिन बी वन की कमी ज्यादातर उन लोगों में भी देखी जाती है जो कि ज्यादातर एल्कोहल के एडिक्ट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक एल्कोहलिज्म होता है, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उन लोगों में विटामिन बी वन की लगातार कमी हो सकती है और ये कंडीशन उनके साथ ये हो सकती है। पांचवा टाइप है माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के प्रॉपरली फंक्शन न करने की वजह से ये बीमारी होती है। अगला है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंसेफेलोपैथी, जो कि एक बहुत ही रेयर ही कंडीशन होती है, जो कि एक तरह की वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। फिर ग्लाइसिन इंसेफेलोपैथी, जो कि ग्लाइसिन जो कि एक अमीनो एसिड है उसके एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से ये इंसेफेलोपैथी होती है। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, जो कि ज्यादातर लोगों में ये गलत मेडिकेशन लेने पर, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह लेने पर, दवाओं का गलत उपयोग करने पर या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन होने पर या किडनी की डिसीज अगर है, कोई किडनी फेलियर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, इन कंडीशन में ये यूरेमिक इंसेफेलोपैथी इसे कहा जाता है। फिर है हाशीमोटो इंसेफेलोपैथी, जो कि हाशीमोटो एक ऑटोइम्यून डिसीज है और उसकी वजह से ये थायराइडाइटिस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर है इलेक्ट्रिकल स्टेटस एपिलेप्टिकस इन स्लीप, ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रिक ये भी एक टाइप का एपिलेप्टिकल इंसेफेलोपैथी होता है, जो कि चाइल्डहुड में देखा जाता है। हमने ब्रीफ में देखा कि टाइप ऑफ इंसेफेलोपैथी कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं डिटेल में हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी एक तरह की लीवर सिरोसिस से जुड़ी एक कॉम्प्लिकेशन है, जो कि स्टार्ट होती है कंफ्यूजन और डिमेंशिया, इसकी पर्सनालिटी चेंजेस और एडवांस स्टेज में ये कोमा में डेवलप हो जाती है। तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है लीवर का एबनॉर्मल फंक्शन, जिसकी जो मुख्य वजह है वो है लीवर में स्कैरिंग या फाइब्रोसिस का होना, जिसकी वजह से लीवर में हार्डनेस आने लगती है और उसके फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं करते हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने लगते हैं।
तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारा लीवर का जो मुख्य काम होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एंड प्रोडक्ट में एक अमोनिया बनता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। का जो रोल होता है, ये अमोनिया को क्लियर करने और इसे एक्सक्रीट आउट करके, यानी कि स्टूल के माध्यम से, जो भी हमारा लैट्रिन है, उसके माध्यम से इसे बाहर करने में इसका मुख्य योगदान होता है। लेकिन जब लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं दे पाता है, उस वजह से ये जो अमोनिया है, ये ब्लड में इसका मात्रा बढ़ने लगती है। तो हाई लेवल ऑफ अमोनिया के कारण ये ब्रेन को डैमेज करता है, ब्रेन के फंक्शन एबनॉर्मल होने लगते हैं, और इसी कंडीशन को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें अगर, तो इसमें स्टार्ट होता है कंफ्यूजन से। इसके अलावा याददाश्त में कमी होना, पर्सनालिटी चेंजेस होना, लोगों को पहचानने में मुश्किल होना, और धीरे धीरे सुस्ती आना। जो एडवांस स्टेज होती है, ये भी दो टाइप की होती है। एक स्टेज में तो पेशेंट्स का जो ब्रेन फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है। दूसरा, किसी के साथ ही इरिटेशन के साथ ही गाली गलौज भी कर सकते हैं। टोटली चेंज हो जाती है पर्सनालिटी, आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा था और कैसा हो गया। दूसरा कंडीशन एडवांस स्टेज में ये होती है कि पेशेंट एकदम सुस्त पड़ा रहता है, बेड में पूरे टाइम पड़ा रहता है, यहाँ तक कि उसे किसी से बात करने, चलने फिरने, उठने बैठने तक की क्षमता नहीं रहती है, या असमर्थ हो जाता है वो अपना कोई भी काम करने में। और एडवांस स्टेज की लास्ट स्टेज में पेशेंट कोमा में चला जाता है, जिसे आईसीयू में एडमिट करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या लीवर के सिरोसिस से रिलेटेड सभी पेशेंट को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को लीवर का सिरोसिस है और फाइब्रोसिस काफी ज्यादा है, और उसके साथ में एसोसिएटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ अंडरलाइंग डिसीज या क्रॉनिक डिसीज या एक्यूट कंडीशन आ रही है, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया, इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड और एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, या फिर डिहाइड्रेशन, अगर ये कंडीशन उसके साथ में है तो उसके रिस्क बढ़ सकते हैं। बात करते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है डायग्नोसिस करना। तो डायग्नोसिस करने के लिए ब्रेन का सीटी स्कैन किया जाता है, अमोनिया का लेवल का पता लगाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है। और इसके बाद फिर डिहाइड्रेशन अगर साथ में है, तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। फिर अपर जीआई ब्लीडिंग या एब्डोमिनल ब्लीडिंग है किसी तरह की, तो उसको रोकना या उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फिर कुछ मेडिकेशन इसमें दी जाती हैं। तो मेडिकेशंस में जो मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती हैं, वो है पहला लैक्टुलोज। लैक्टुलोज सॉल्यूशन एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर लैक्सेटिव होता है, तो जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये स्टूल को पास कराने में मदद किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लैक्टुलोज को देने से लूज मोशन स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस जो अमोनिया है वो बाहर निकल जाता है। दूसरी मेडिसिन है रिफेक्सिमिन। रिफेक्सिमिन एक तरह की एंटीबायोटिक है, जो कि ब्लड में से जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर करने में हेल्प करती है। ये एक तरह से अमोनिया के बनने की जो प्रोसेसिंग है उसको स्लो करती है और ज्यादा अमोनिया बनने से रोकती है। जो तीसरी ड्रग है वो है एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट। यह दवा भी बॉडी को अमोनिया से डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। और एडवांस स्टेज में काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जहां पर लंबा ट्रीटमेंट चलता है और व्यक्ति कोमा में, यहाँ तक कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या डेथ भी हो सकती है। तो शुरुआती लक्षणों के आधार पर ही अगर आपको महसूस होता है तो हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और तुरंत ही उनके आधार पर जो ट्रीटमेंट होता है वो लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी इंसेफेलोपैथी और हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। हमने जाना कितने टाइप के इंसेफेलोपैथी होती है, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हमने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।